Hello everyone. Donald Trump has not even panicked. He has started crying, even requesting Xi Jinping कि वो उनके साथ एक बार फ़ोन पे आ जाएं. ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में वो कह रहे हैं कि शी जिनपिंग इज़ माय वेरी क्लोज फ्रेंड, चाइना की मैं रिस्पेक्ट करता हूँ. पूरी सिचुएशन हुई कैसे? जस्ट चाइना को लेके चाइना चाइना करके वो चिढ़ाते थे, टैरिफ लगाते थे, एकदम से पासा पलट कैसे गया उसके बारे में बात कर लेते हैं. तो आप सब लोग जानते हो कि स्टॉक मार्केट काफ़ी दिनों से गिर रही थी, दुनिया भर की स्टॉक मार्केट गिर रही थी. स्टॉक्स 40-50% क्रिप्टो में हाहाकार मचा हुआ है. उससे डोनाल्ड ट्रंप को कोई खास फर्क पड़ा नहीं. एक चीज़ पर जब गिरी, बॉन्ड्स. उसके साथ साथ कल जब यूएस का डॉलर इंडेक्स गिरा. ये दो वो चीज़ें हैं जब दुनिया में तबाही मचती है पिछले 70 से 80 सालों में, चाहे किसी भी देश में बचे ना, तो ये थोड़ा सा ऊपर हो जाते हैं क्योंकि ये सेफ हेवन माने जाते हैं. लेकिन कल जब इन दोनों में भी सेलिंग शुरू हो गई, और वो सेलिंग कंट्रीज़, नेशन स्टेट्स की तरफ से आ रही है, यूरोप से आ रही है, चाइना की तरफ से आ रही है. सिर्फ चाइना इसमें है नहीं, आगे बात करेंगे. तो इन दो जगहों से जब आ रही है तब ऑब्वियसली वाइट हाउस पूरी तरीके से पैनिक कर गया. स्कॉट बेसेंट जो उनके फाइनेंस मिनिस्टर, ट्रेजरी सेक्रेटरी बोलते हैं वहाँ पे, वो भी बाहर निकल के आए. बाय द वे ये वो बंदा है जिसने बैंक ऑफ अमेरिका को कंगाल कर दिया था. मैन हु ब्रोक द बैंक ऑफ इंग्लैंड को कंगाल कर दिया था जॉर्ज सोरोस के साथ मिलके. एंड इसलिए ट्रंप ने इन्हें अपनी टीम में रखा था कि ये जो मैं इतना टेक्निकल गेम खेलने जा रहा हूँ, ही वॉज़ अवेयर ऑफ इट कि मैं लिटरली कंट्रीज़ के साथ लड़ाई लड़ने जा रहा हूँ. तो यहाँ पे मुझे ऐसे लोग चाहिए जो इसको जानते हो. इसके बावजूद ये पूरे का पूरा गेम लग रहा है कि पलट गया, क्योंकि अभी अभी भी ये न्यूज़ आई है कि जो ये सो कॉल्ड रेसिप्रोकल टैरिफ्स हैं जिसके ऊपर चाइना से वो 180% या कुछ ऐसा 145% के आसपास टैरिफ ले रहे हैं, उसमें से फ़ोन्स, मोबाइल फ़ोन्स, मैन्युफैक्चरिंग चिप्स, ये सब एक्सक्लूड कर दिया गया है. इन अब एक तरीका है कि चाइना के ऊपर अगर ये टैरिफ लगा भी है तो धीरे धीरे चाइना से जो सारा सामान आता है, मतलब ये फेस सेविंग का तरीका होता है कि वो सारी चीज़ें हटा दी जाएँ. अब सवाल ये है कि ये हो क्यों रहा है? तो ये सब इसलिए हो रहा है, बॉन्ड्स की वजह से हो रहा है. 30 ईयर बॉन्ड क्या होता है, पहले वो बात कर लेते हैं. तो जब भी किसी सरकार को काम करना होता है तो उसके पास सारे काम करने के पैसे नहीं होते हैं, ठीक है. तो मतलब अगर 100 रुपये का काम है तो 80 रुपये अगर उनके पास है, 70 रुपये, तो बाकी पैसे ज़्यादातर सरकारें जो डेट में होती हैं वो उधार लेती है. दुनिया का सबसे ताकतवर देश तो चल ही उधार के पैसों पर रहा है, इसलिए $35 ट्रिलियन का उनके ऊपर डेट है. अब अभी तक ये उधार लेने के लिए उन्हें 3.7% के आसपास का रिटर्न वो देना पड़ता था, क्या कहते हैं, इंटरेस्ट. अब 3.7 से ये 5% चला गया, और ये वो 5% है जो यूएस की गवर्नमेंट को अपने क्रेडिटर्स को देना पड़ेगा. इसका इम्पैक्ट ये होता है कि जब ये 5% बढ़ जाता है 3.7% से, जब ये हाइक आती है ना बॉन्ड यील्ड्स में, ये जो पूरी की पूरी हाइक आती है, इसकी वजह से गवर्नमेंट की बोरोइंग महंगी हो गई, क्योंकि पहले से 3.5% देना पड़ रहा था, अब 5% देना पड़ रहा है. और उसकी वजह से स्टॉक मार्केट में पूरा का पूरा क्रंच आ जाता है. क्यों आता है क्रंच? क्योंकि बेसिकली यही वो इन्वेस्टर्स हैं जो अपने पैसों को इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं. आपके और हमारे, अरे यार ऐसे बैठोगे तो मैं कंफ्यूज होऊंगा, चले जाओ, ठीक है. आपके और कोई आके ऑब्जर्व करने लगा कि किस तरीके से यूट्यूब वीडियो बन रही है. तो हमारे पैसों से एग्जैक्टली स्टॉक मार्केट चल नहीं रहा है. स्टॉक मार्केट चल रहा है ब्लैक रॉक के $12 ट्रिलियन से, फिडेलिटी के $9 ट्रिलियन से. इंडिया की एक साल की जीडीपी है $2.5 ट्रिलियन के आसपास, ठीक है. तो इतने पैसों पे अगर 1% का रिटर्न मिले, इसीलिए ये लोग 100x देखने का नहीं सोचते. इनके पास इतना सारा वॉल्यूम है कि इनके 5% भी बढ़ते रहे ऑन एन एवरेज तो ठीक है. इसी के लिए इन्हें पैसा दिया था कि अपना पैसा सेफ रहे, इन्फ्लेशन को बीट करते रहें. किसी के पास 5,000 करोड़ है, इसलिए वो इनको दे देता है कि भाई मुझे ठीक है, इस पर 5% भी चलेगा तो मेरे दाल रोटी चलती रहेगी, ठीक. अब जो इन लोगों को जब एक सरकारी तौर पे सेफ पैसा दिखता है कि क्यों इतनी अनसर्टन सिचुएशन में मार्केट में जाके इतना रिस्क लेना, जब वही ना सरकारी नौकरी, सरकारी कॉलेज, ये सब जैसे इंडिया में शौक है, वैसे सरकारी बॉन्ड में पैसा लगाने का इन्वेस्टर्स को शौक है अगर इंटरेस्ट अच्छा मिल रहा है. एक इन्वेस्टर है टॉप 12 इन्वेस्टर्स में जिसे इस साल इतनी गंदी सिचुएशन होने के बाद भी कोई लॉस नहीं हुआ, वो है वॉरेन बफेट. वॉरेन बफेट ने यही बॉन्ड्स खरीद रखे थे यूएसए के. लगभग $335 बिलियन के वो बॉन्ड्स हैं, और उन्होंने $12 बिलियन का रिटर्न दिया है. लगभग 1 लाख करोड़ का वॉरेन बफेट को इस पूरी क्राइसिस में फ़ायदा हुआ है. तो ऐसी अनसर्टन सिचुएशन में तो बॉन्ड्स और ज़्यादा वो रहेंगे. लेकिन मज़े की बात ये है कि यूजुअली डोनाल्ड ट्रंप का प्लान यही था कि इस पूरे उसमें लोग खरीदेंगे. 5% बॉन्ड डील अगर खरीदेंगे तो ये 3.7% से 3% की तरफ आसपास चला जाएगा.
पर बेच तो रहा है चाइना और यूरोप दबा के, लेकिन कोई ख़रीदार नहीं मिल रहा, क्योंकि ख़रीदने वाले भी यही लोग हैं। अब जापान के पास 1 ट्रिलियन कितना है, हाँ लगभग 1 ट्रिलियन डॉलर के बॉन्ड्स हैं। उसके बाद यूरोप और चाइना के पास लगभग 700 बिलियन डॉलर्स के बॉन्ड है। कितना बड़ा बड़ा नंबर है, एकदम से बोलने में अजीब लग रहा है। तो अभी मैंने 28 मार्च को इंस्टाग्राम पे एक वीडियो बनाया था, उसमें भी मैंने कहा था कि ये पूरा जापान के ऊपर ही था, कि जापान ने कहा था कि 75 साल से अमेरिका हमारा बहुत अच्छा दोस्त है तो, पर हमें अब दोस्ती निभाने का कोई शौक़ नहीं है, क्योंकि पिछले 70 सालों से ये इकॉनमी इस तरीके से डिज़ाइन की गई है कि सब लोग, खासकर जब से जापान के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब डाला, तो ये दोनों जो इकॉनमीज़ है दे आर जॉइंड टू हिप्स, ठीक है। तो वो अपने यहाँ पैसा छापते हैं फ्री में, और उस पैसे से लाके अमेरिकन सरकार को देते हैं उधार पे, और फिर उस पैसे को लेके जाते हैं और उसके ऊपर फिर यील्ड देते हैं, वो भी पैसा छाप के ही देते हैं। पर जो 3 सबसे बड़ी मार्केट थी, जापान, चाइना और यूरोप, जब उसने ख़रीदना ही बंद कर दिया तो बाकी ख़रीदार आएंगे कहाँ से। हालांकि अभी भी 80 से 90% इवन और ज़्यादा ट्रेड डॉलर्स में ही होता है, लेकिन ये वो सिचुएशन है जहाँ लेनिन का एक कोट एकदम फिट बैठता है कि देयर आर डेकेड्स जहाँ पे कुछ भी नहीं होता, देयर आर डेकेड्स वेयर नथिंग हैपन, बट देयर आर वीक्स वेयर डेकेड हैपन। और अगर इतिहास के पन्नों को पलटा गया, सिचुएशन अगर ऐसी ही रही, डोनाल्ड ट्रंप ने अगर शी जिनपिंग के आगे दंडवत प्रणाम नहीं किया, तो कुछ महीनों सालों बाद जब पन्नों को पलटा जाएगा तो दिस वुड बी द वीक जहाँ पे ये माना जाएगा कि वो जो डॉलर का क्राउन था ग्लोबल इकॉनमी के ऊपर, जो ग्लोबल इकॉनमी पे डॉलर की मोनोपोली थी, वो इसी हफ्ते टूटी थी। दिस वॉज द वीक वेयर डेकेड हैपन। अभी सिचुएशन चाइना की तरफ से एग्रेसिव ही है, यूरोप को बहुत ह्यूमिलिएट किया जेडी वांस ट्रंप ने, तो वो भी सेलिंग कर रहे हैं लगातार बॉन्ड्स की। पर अगर ये ऐसे चलता रहा, देयर इज़ अ रीज़न वाई ब्लैक रॉक CEO इज सेइंग कि वी आर इन अ रिसेशन, हम अभी भी 20% के आसपास गिर सकते हैं, मार्केट में एक और करेक्शन आ सकता है, क्योंकि शायद इन नेशन स्टेट्स को दिख रहा है कि यार 70-80 साल हो गए हैं, बहुत हो गया है। ब्रिक्स नेशन जो 5 देश हैं, चाइना, रशिया, इंडिया, ब्राज़ील एंड साउथ अफ्रीका, ये काफ़ी टाइम से चाहते हैं कि हम अपनी एक अलग से करेंसी बना लें, पर वो बनने नहीं दे रहे हैं, बिकॉज हेजेमनी है क्राउन एंड डॉलर का। और अमेरिका, ट्रंप ने तो बहुत खुलेआम बोला था कि बहुत बुरा हो जाएगा अगर ये सब बनाया गया। पर अगर इस मौके में जो पूरी सिचुएशन डोनाल्ड ट्रंप ने क्रिएट किया है, अगर इसी का पूरा फ़ायदा उठा के लेवरेज लेके किसी तरीके से अमेरिका को घुटनों पे लाया जा सके, तो ये पूरी कोशिश करेंगे ये कंट्रीज़ कि यहाँ से अगले 60-70 सालों के लिए एक दूसरा वर्ल्ड ऑर्डर इस्टेब्लिश करने का ट्रंप ने सोचा था, उनको फ़ायदा मिलेगा कि जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद उनका एक एकाधिकार चल ही रहा है, बट उल्टा हो गया। तो अब इन कंट्रीज़ को लग रहा है कि यही मौका है, गिरा हुआ है जो भी शेर घायल वायल है, इसको यहीं लपेट दो, ठीक है। कल की वीडियो में किसी और टॉपिक पे बात करते हैं किस तरीके से इस बॉन्ड यील्ड, कल मैं आपको और आसान भाषा में समझाऊंगा कुछ एग्जांपल्स के थ्रू ये होता क्या एग्जैक्टली, एंड इसका इंडियन इकॉनमी पे क्या असर पड़ेगा। ठीक, बाय।